फ्रेंड, आज हमारा 11th-12th क्लास का सेकेंड लेक्चर है। पहली क्लास में हमने आपको सिलेबस पर आधारित सारी बातें बताई थी कि किस तरह के सिलेबस हमारे 11th-12th क्लासेस में हैं और कौन कौन से चैप्टर होते हैं, किस चैप्टर का क्या वेटेज है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस से रिलेटेड और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ से कि हम लोग शुरुआत करते हैं और पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है 9, 10, 1 to 10 तक, 9, 10 ही नहीं कहा जाए, 1 to 10 तक, जो लगभग ज़रूरत होती है 11th-12th के सिलेबस के हिसाब से। अब आते हैं हम लोग सिस्टम पर, नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे फर्स्ट आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है कि आप नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब है कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। बट अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक छोटा सा लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियोज में ये क्लियर हो जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर सिस्टम में आप नेचुरल नंबर की बात करें। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर is called natural। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट की जाती है और नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट की जाती है। 1, 2, 3, 4। एक्चुअली हम लोग स्टार्ट 1 से करते हैं। काउंटिंग के लिए जब भी काउंटिंग की जाती है तो 1 से स्टार्ट की जाती है, इसलिए इसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम लोग इसको नेचुरल नंबर के सेट में ले सकते हैं। अब बात आती है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर की। होल नंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि होल नंबर स्टार्टेड विथ 0 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर। इसका मतलब है कि इसका सेट को रिप्रेजेंट की जाएगी W से, इसके सेट को रिप्रेजेंट की जाएगी W से और कैपिटल W लेते हैं। इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 दिस। अब बात आती है इंटीजर। होल नंबर के बाद हम लोग तीसरा पोर्शन लेंगे इंटीजर। इंटीजर दो तरह के होंगे। इंटीजर में सबसे फर्स्ट आप पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इसको रिप्रेजेंट की जाती है जनरली आई से, आई प्लस। इंटीजर को ही आई और जेड से रिप्रेजेंट की जाती है, आई से और जेड से भी कर सकते हैं। और तो अब जब पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना होगा तो आई प्लस इस तरह लिखेंगे, या नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस, और जेड प्लस भी लिख सकते हैं और जेड माइनस भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि पॉजिटिव इंटीजर में दो पोर्शन हो जाता है। एक तो पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, जिसको कि हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ये नेचुरल, इसका सेट नेचुरल नंबर के सेट के बराबर हो जाता है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट जो होता है वह 0 से स्टार्ट होता है,
इसका मतलब नॉन निगेटिव का मतलब कि ये हो गया कि वैसा नंबर वैसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि उसके साथ जीरो भी आएगा। जीरो को ना हम लोग निगेटिव में लेते हैं ना ही पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए जीरो हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर कहेंगे। ये W से रिप्रेजेंट, ये W के सेट से भी इक्वेट हो सकती है, यानी कि होल नंबर को हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। बट ये इंटीजर का ये पोर्शन आता है कि जब हम लोग इंटीजर कंसीडर करते हैं तो उसमें दो, एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगी, दूसरा नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाएगी। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 टू इनफाइनाइट तक जाएंगे और साथ में नॉन निगेटिव इंटीजर में सिर्फ जीरो लगा लेंगे। सिमिलरली नॉन निगेटिव इंटीजर में हम लोग -∞ से स्टार्ट करेंगे और -3 -2 -1 तक जाएंगे। इसके बाद इसी में नॉन पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग -∞ से लेकर -3 -2 अब -1 0 तक जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इंटीजर का पोर्शन हो गया। इंटीजर के बाद आता है चौथा रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है कि -∞ से लेकर इंफिनिटी तक इसके अंदर में जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आता है। इसे R से रिप्रेजेंट की जाती है। रियल नंबर के अंदर में सारे नंबर आ जाते हैं, जितने भी नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो या इंटीजर फॉर्म में हो, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, सारे नंबर ये रियल नंबर के अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग रियल नंबर का यदि जहां एक सेट बना लें, उसके अंदर में इंटीजर पोर्शन आएगा। ये रियल नंबर का सेट हो गया, इसके अंदर में इंटीजर का सेट हो गया आई का, और इसी के अंदर में हम लोग अब होल नंबर की बात कर लेंगे और इसी के अंदर में नेचुरल नंबर की बात करेंगे। यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर जो होता है इंटीजर का सबसेट होता है, और इंटीजर जो होता है वह रियल नंबर का सबसेट होता है। इन सारी बातों को आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, इसके लिए हम 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। ओके, अब रियल नंबर पे बात करते हैं। रियल नंबर दो टाइप का हो जाता है, एक तो रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होता है, और p/q जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि q
सिंपलेस्ट फॉर्म भी होनी चाहिए, साथ में क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर जो रेशनल नहीं है ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसे बोल सकते हैं कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। मतलब कि वो वैसा नंबर जो कि टर्मिनेट भी ना हो और रिकरिंग भी ना हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर के अंदर, इरेशनल नंबर के अंदर रखते हैं। जैसे रेशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि 3/4, 2/2। यहाँ पर 2 जैसे इंटीजर हमने लिखा तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 है और वो क्यू के बराबर है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये इंटीजर बन जाती है। और इस तरह से और भी बोल सकते हैं 11/7 डॉट डॉट, इस तरह से etc बहुत सारा नंबर ले सकते हैं। इरेशनल नंबर में जैसे आ जाएगा √2, √3, √5, पाई, एक्सपोनेंशियल e। इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये जितने भी नंबर हैं ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है और ना ही रिकरिंग होता है, इसलिए हम लोग इसे इरेशनल नंबर के अंदर रखते हैं। चलते हैं ऑड नंबर, इवन और ऑड। इवन नंबर आप जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा। बिल्कुल सही बात है कि 2 से जो डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा, यानी कि इसका मतलब 2, 4, 6 डॉट 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 इस तरह के नंबर को हम लोग इवन नंबर कहेंगे। बट इसे रिप्रेजेंट जो करते हैं, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कहीं पर कंसीडर करना होता है इवन नंबर, तो उसे हमें 2n के फॉर्म में कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये 2 से हमें दिखाना होगा कि ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद ऑड नंबर की जब बात करेंगे, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में आप 1, 3, 5 डॉट डॉट इस तरह कर सकते हैं। ये इसका मतलब है कि 2n + 1 के फॉर्म में जब आप दिखाएंगे तो ये ऑड नंबर हो जाएगा और ये इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन हो गया, ऑड हो गया। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि वैसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या सिर्फ से डिविजिबल हो। यानी एग्जांपल लेते हैं प्राइम नंबर के लिए कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इस तरह के नंबर जितने भी हैं ये प्राइम नंबर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि ये जितने भी नंबर हैं ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा या फिर सेल्फ से डिविजिबल होगा, इसका कोई भी फैक्टर नहीं निकलता, इसलिए इसे प्राइम नंबर के हम लोग अंदर रखते हैं। ठीक है, इतना था हमारा बेसिक कंसेप्ट जो नंबर सिस्टम के आधार पर, कि नंबर सिस्टम में हम लोग इतनी टाइप्स के नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जानना चाहिए कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या इसको हम लोग किस तरह से जहां भी इसका एप्लीकेशन आएगा हम लोग यूज कर सकते हैं कि हाँ ये इवन नंबर की बात कर रहा है, ये ऑड नंबर की बात कर रहा है, या कहीं पर इरेशनल की बात करेगा या रेशनल की बात करेगा, तो उस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग। बेसिक कंसेप्ट में अब इसके बाद हम लोगों को ये मालूम होनी चाहिए सर्ड फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। सर्ड फॉर्म क्या है और एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है। सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म यानी
हम लोग लिख सकते हैं कि a पर पावर मान लें कि p अपॉन क्यू है, a पर पावर p अपॉन क्यू है, तो इस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, या इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। इसी को जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, a नंबर है और इस पर पावर p और ये q रूट हो गया, क्यूथ रूट हो गया, तो इसको ये सर्ड फॉर्म हो जाता है, सर्ड फॉर्म। मतलब ये है कि यदि कहीं पर आपके पास 3 है ना, टू दी 3 टू 4th रूट है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर आसानी से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं 3/4, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, रूट अंडर 11th रूट ऑफ 2, इसका मतलब हो गया कि 2/2 टू दी 1/11। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इस पे, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक एग्जांपल देते हैं छोटे से 7-8 का, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, होता है कि 3 टू दी 4th रूट ऑफ 1 इंटू 5th रूट ऑफ 9। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 इंटू 1/4 हो जाता है, इंटू 3 टू दी 2/5 हो जाएगा। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर लिखने के बाद 2/5। अब ये दोनों बेस बराबर हो गया, तो हम लोग ये फॉर्म 1/4 प्लस 2/5 कर सकते हैं, और इक्वल टू जो भी इसका आंसरिंग होगा वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि अब ये हो गया एक्सपोनेंट, हम लोगों ने सर्च फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलने के लिए सीख लिया। कहीं पर यदि जरूरत पड़ जाती है कि 5 टू दी 3/4 है, इसको हम लोग अब सर्च फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 4th रूट ऑफ 5 टू दी क्यू, ठीक है। बहुत जगह इस तरह से आता है कि 2 पर पावर 8 पर पावर 1/3 है, तो आप इसकी वैल्यू किसी ने पूछ लिया तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको 3 रूट ऑफ 8 टू दी 1, इसका मतलब हो गया क्यू रूट ऑफ 8 को आप कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका आता है आपको निकालने के लिए कि क्यू रूट कैसे निकाला जाता है, तो क्यू रूट आपने क्या किया कि 8 को जो है फैक्टर कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी 3 नंबर्स में क्यूब रूट निकालने के क्रम में क्या करते हैं, 3 फैक्टर एक तरह के होते हैं, तो उसमें से एक हम लोग चूज कर लेते हैं, वही आंसर हमारा होता है। क्लियर है। ये सर्च फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट में, ये 7-8 में आप पढ़ चुके हैं, और 7-8 या 9 कहीं भी आपको ये जरूर कहीं ना कहीं पढ़ाई हुई होगी। मैं सिर्फ आपको ये रिकॉल करने की बात कर रहा हूँ कि ये जितने भी चीज हमने मैं बता रहा हूँ, ये आने वाले टाइम में 11th-12th में या किसी भी मैथमेटिक्स के किसी भी जगह आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और ज्यादातर बच्चे जिसका कि 9-10 में ये उन्होंने अच्छे से इस पर ध्यान नहीं दिया और कैलकुलेशन नहीं किया, वो आगे चलकर फंसते हैं कि अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, कहीं यहीं पर डिफरेंशिएशन की बात आ जाती है या कहीं पर इंटीग्रेशन की बात आ जाती है, तो वो अब ये सर्च फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में बदल नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से उसे इंटीग्रेशन करने में, डिफरेंशिएशन करने में या और भी बहुत सारे जगह में ये दिक्कतें आती हैं। इसलिए आप इन चीजों को जरूर रिकॉल कर लेंगे 9-10 के बुक से, और जहां तक मैंने समझाया इस चीज को भी समझ लेंगे। अब हम लोग चलेंगे, इसको भी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए,
अब इसी पर हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेंगे और लॉ ऑफ इंडाइसिस भी बोलते हैं। इंडाइसिस इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि जब अभी हम लोग इस तरह के लॉ का यूज करते हैं तो जो पावर में एक्सपोनेंट हम लोग जनरली हम लोग जो बोलते हैं एक्सपोनेंट के रूप में कि पावर जो है वह एक इंटीजर फॉर्म में है तो हम लोग लॉ वो एक्सपोनेंट बोलते हैं। जब पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसे हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस यानी कि उसको इंडाइसिस बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, पावर इंडेक्स। इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस भी और लॉ दोनों का सेम होता है। अब सबसे पहली एक बात मैं समझा दूं कि a पर पावर m का मतलब क्या होता है। बच्चे समझते हैं लेकिन फिर भी आप समझ लें कि क्या होता है। a पर पावर m का मतलब ये हुआ कि a इंटू m टाइम्स, ठीक है। और a पर पावर n का भी मतलब ये हुआ कि a इंटू a n टाइम्स। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर हम लोग कुछ लॉ बनाए हैं, जैसे कि a पर पावर m प्लस n इक्वल, यानी या इस तरह से लिखिए कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। कैसे, तो देखते हैं कि इसमें जैसे a पर पावर m को हम लोग क्या कर सकते हैं, a इंटू m टाइम्स लिखा हमने, उसके बाद मल्टीप्लाई a इंटू a n टाइम्स लिखा। a कितनी बार टोटल मल्टीप्लाई हो गया, अब n बार इधर मल्टीप्लाई हुआ है और n बार इधर मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू a डॉट डॉट a टू द m प्लस n टाइम्स, यानी कि m प्लस n टाइम्स। इसलिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a पर पावर m प्लस n। तो पहला लॉज यही होता है कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये लॉ तैयार किया है। दूसरा लॉ इसी में आता है कि a पर पावर m डिवीजन ऑफ a टू दी n, इसको लिख सकते हैं a m माइनस n। तीसरा लिख सकते हैं कि a पर पावर m उस पर पावर फिर से n डाल दिए तो a पर पावर m इंटू n हो जाती है। इस चौथा ये लेते हैं कि a पर पावर यदि 0 लिया जाए तो 1। ये कैसे होता है, ये देख लें, a पर पावर 0 इक्वल टू 1। सिमिलरली ये जितने भी ये तीनों लॉ थे ये हम इसी टर्म से तोड़कर और इसी तरह से हम लोग डिवीजन करके, जैसे डिवीजन करेंगे तो पावर m टाइम्स से डिवाइड बाय दे तो उतना टाइम्स कट जाएगा a की वैल्यू, तो बचेगा m माइनस n टाइम्स। तो इसी तरह से करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, a पर पावर m माइनस m यानी कि a पर पावर 0, यानी इसको a पर पावर m अपॉन a पर पावर m लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर कि m माइनस n बाई a पर पावर m बटे a पर पावर n। तो m माइनस m को भी ये लिख सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा। तो इसीलिए a पर पावर 0 इक्वल टू 1 हम लोग याद रखते हैं कि किसी भी नंबर पर पावर यदि 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है, ये था एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। ऐसे इस पर कुछ एग्जांपल हम करवा देते हैं, इससे क्या होगा कि समझ में आ जाएगी सारी बातें। जैसे कि आपने अभी एक सवाल किया था कि x पर पावर मान लिया आपने x क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर इंटू फिफ्थ रूट ऑफ x टू दी x क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको हम लोग इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये सर्च फॉर्म में है तो x टू दी 2/3 इंटू x टू दी 3/5, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर क्या होगा, 8 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगा, 3/5। अब 8 करने के बाद ये आ जाता है x पर पावर
3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 53, 3 डिविजन डिवाइड बाय 3 5 जा 15, तो 5 into 2 10 प्लस 5 3 जा 15, तो 3 9, यानी x इक्वल टू x टू दी 19/50। ये इसका रिजल्ट आया। इसको अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15th रूट ऑफ x टू दी 90। क्लियर है? एक चीज और लॉ ऑफ इंडाइसेस में जो छूट रहा है वो है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि a पर पावर यदि m है इक्वल टू a पर पावर n आ जाए, तो जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो a कैंसिल कराते हैं। ये नहीं होता। इसका मतलब ही होता है ये रॉन्ग प्रोसेस है, रॉन्ग प्रोसेस। a टू दी m इक्वल टू a पर पावर n इक्वल टू, इसका मतलब ही होता है कि m बराबर n, यानी कि ये लॉ है हमारे पास इंडाइसेस का, a टू दी m और a पर पावर n इक्वल टू m इक्वल टू n, यानी कि पावर बराबर हो जाएगा यदि बेस बराबर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि a कैंसिल कराकर m इक्वल टू n लिखते हैं। ये गलत होता है, इस तरह से करना नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से गलत है। ठीक है, चलिए इस बात को यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे अगला कंसेप्ट। अब नया कंसेप्ट में हम लोग आते हैं कि थोड़ा अलजेब्राइक आइडेंटिटी को याद रखना होता है। अलजेब्राइक आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे फर्स्ट ये तो सब बच्चे को याद होता है और रहना भी चाहिए। यदि यहां माइनस लग गया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर कभी कभी थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं कि यदि जहां हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लेते हैं। तो इस तरह का भी हमें याद रखना होगा। दूसरी बात कि यदि जहां यहां से हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमें यदि a माइनस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो a माइनस बी यदि गिवन है और तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो आप ये भी लगा सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2a। ठीक है, अब इन दोनों चीज को और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यानी इसका मतलब सॉरी, यदि इधर माइनस करेंगे तब ये इधर भी माइनस करेंगे तो ये माइनस 4ab होगा। तो अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस तरह के आइडेंटिटीज डायरेक्ट यूज में आ जाते हैं और हम लोग को सॉल्व करनी होती है, इसलिए आप लोग ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। लेकिन बट इसी दोनों फॉर्मूले से ये सारे डिराइव हो जाते हैं। अब बात आती है कि यदि जहां आप a प्लस बी, एक आइडेंटिटी और लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि इसका प्लस 2ab इसका प्लस 2ab दोनों एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, जो कैंसिल आउट होने के बाद 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये भी डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। और इसमें भी ये भी यूज होते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो ये यूज हो जाते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस करेगा तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2ab की जगह प्लस 2ab आएगा तो ये 4ab हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ये दोनों यूज होते हैं, इसलिए हम लोगों को ये याद रखनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर कि a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। अब यदि डायरेक्ट किसी ने पूछ लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सिर्फ इस पोर्शन को उठा के इधर लाएंगे तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, फैक्टर के फॉर्म में भी यदि जहां इसको लिखना चाहते हैं तो a प्लस बी और a प्लस बी को आप कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब जो है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 3ab, माइनस ab बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा वाइटल यूज होता है हमारे आगे चलकर कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला इस फॉर्म में हमें आना चाहिए लिखने के लिए। ऐसे आप एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे तो किसी को भी ड्राइव कर सकते हैं, बट सवाल बनाने के क्रम में यदि ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले की बात करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होता है कि आप ए माइनस बी के होल क्यू से शुरू करते हैं, ए माइनस बी के होल क्यू से शुरू किया हमने, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहां पर आप इसको तोड़ के इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको उठा के इधर कर दिया आपने तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। आपको जब जरूरत आगे भी जरूरत पड़ सकता है कि ए माइनस बी का कॉमन ले लिया तो बच गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। ठीक है, इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आपने क्या किया कि ए माइनस बी इंटू इसको फिर खोल लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फैक्टर फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दोनों फॉर्मूला हमें बहुत ज्यादा यूज आता है और साथ में ये भी यूज आता है, ये भी यूज आता है, जहां पर कहीं भी इस तरह का फॉर्मूला यूज हो सकता है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला और बचता है जिसे मैं लिख दूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप इसको यदि यहां इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इसको रहने दें इस फॉर्म में। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमारा बहुत जगह यूज आता है, हम लोग यूज करते हैं। ये भी याद होनी चाहिए और ये भी याद होनी चाहिए। चलिए, ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी था जिसको कि आपको एक बार रिकॉल करनी, ये 9th या 10th में आपने इस पर सवाल भी किया होगा, आपने इसको याद भी किया होगा, मेमोराइज भी किया होगा। फिर से रिकॉल कर लें कि ये फॉर्मूला आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है,
इसलिए मैं इस फार्मूले को, सारे फार्मूले को लिख दिए, बता दिया। अब बात आती है नेक्स्ट, इसके बाद क्या, इसके बाद अब जो है हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम के बारे में जान लेंगे, थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। इन दोनों थ्योरम के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक इनइक्वेशंस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप जितने भी हमने आज बताया इसको आप मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, या जितना भी हो रिकॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल।